आखिर क्यों एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने रफ़ी साहब को करोड़ों रुपए का चेक दिया और एक शर्त रखी जिसे रफ़ी साहब ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं मानूंगा। इसके बदले में उन्होंने चैलेंज किया कि मैं एक नया रफ़ी बना के दूंगा। इस वीडियो में देखिए आखिर कौन थे वो निर्देशक और कौन था वो सिंगर जिसे बनाने की कोशिश की गई एक नया रफ़ी, और क्या बात थी जिसको लेके करोड़ों का चेक मिला। ये बात 1957 की है, जब इंडस्ट्री में कहा जाता था कि संगीत का मतलब रफ़ी साहब, खूबसूरत आवाज़ का मतलब रफ़ी साहब, महान डायरेक्टर बी आर चोपड़ा साहब एक मूवी बना रहे थे जिसका नाम था नया दौर। दिलीप कुमार साहब बैजंती माला को लेके बनने वाली मूवी, जिसको संगीत देने का काम किया था ओ.पी. नैयर साहब ने, और उसमें जोड़ी बनाई गई थी बैजंती माला रफ़ी साहब की, जिस फिल्म की वजह से दिलीप कुमार साहब को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। और ये उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी थी। ना सिर्फ दिलीप कुमार साहब को बल्कि ओ.पी. नैयर साहब को भी इस मूवी के लिए बेस्ट म्यूज़िक कंपोज़र का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके बहुत ही खूबसूरत गाने ओ.पी. नैयर साहब ने रफ़ी साहब के साथ मिलके बनाए थे, जैसे मांग के साथ तुम्हारा, बहुत ही खूबसूरत उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी, ये एवरग्रीन सॉन्ग हो गया। आज भी ये गाना बहुत ज़्यादा सुना जाता है। ये देश है वीर जवानों का, दिल लेके दगा देंगे, ये क्लासिक सॉन्ग्स बन गए। आना है तो आ राहों में, और भी बहुत सारे गाने, मैं मुंबई का बाबू। इस मूवी में टोटल 9 गाने थे, जिसमें से 7 गाने सिर्फ रफ़ी साहब को मिले। ये कोई नई बात नहीं थी, उस दौर में ये चीज़ बहुत कॉमन थी कि ज़्यादातर फिल्मों के गाने रफ़ी साहब ही गाते थे, और जिस भी फिल्मों में रफ़ी साहब गाते थे वो फिल्म हिट हो ही जाती थी। ट्रेजेडी किंग का टाइटल मिला दिलीप कुमार साहब को, और बी आर चोपड़ा साहब इस प्रदर्शन से इतने खुश हुए कि उन्होंने रफ़ी साहब को एक ब्लैंक चेक दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम जितना भी अमाउंट चाहते हो लिख लो, पर इसके बाद तुम किसी भी और डायरेक्टर के लिए नहीं गाओगे, सिर्फ मेरे लिए गाओगे। जिसे रफ़ी साहब ने सुन के बहुत ही प्रेम पूर्वक और सम्मान पूर्वक कहा कि मेरे गाने पब्लिक के लिए होते हैं, पब्लिक ही मेरा पुरस्कार है और पब्लिक ही मेरा सम्मान। मैं आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैं विनम्रतापूर्वक मैं ये चेक और आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि रफ़ी का मतलब ही है संगीत, और मैं हर वो गीत जो पब्लिक को पसंद आता है मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। ये बात बी आर चोपड़ा साहब को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा नहीं था कि रफ़ी साहब उन्हें मना कर देंगे, और यहाँ से एक जंग शुरू होती है ईगो वर्सेस टैलेंट की। बी आर चोपड़ा साहब चैलेंज करते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री को एक नया रफ़ी ला के दूँगा, और यहाँ पे एंट्री होती है एक न्यू कमर महेंद्र कपूर की। महेंद्र कपूर को बी आर चोपड़ा साहब अपनी मूवी में चांस देना स्टार्ट करते हैं, और हर वो सॉन्ग जो रफ़ी साहब के लिए लिखा जाता है वो महेंद्र कपूर से गवाते हैं, जैसे गुमराह, हमराज। और इन मूवीज़ में गा के महेंद्र कपूर भी अच्छा नाम कमा लेते हैं, उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है। पर क्या सच में इंडस्ट्री को दूसरा रफ़ी मिल चुका था? सच्चाई अभी बाकी थी। फिर आता है साल 1965। बी आर चोपड़ा साहब एक मूवी बना रहे होते हैं, मल्टी स्टारर वक्त, जो फिर से अपने म्यूज़िक के लिए जानी जाने वाली थी। इसमें वो चांस देते हैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर रवि का, और उस फिल्म के गीत लिखते हैं सुधीर लुधियानवी साहब ने। ये दोनों ही म्यूज़िक डायरेक्टर और राइटर दोनों रफ़ी साहब के बहुत पसंदीदा रहते हैं, बहुत बड़े फ़ैन होते हैं। इस मूवी के भी गाने हैं मेरी ज़ोहरा जबी, दिन है बहार के, तेरे मेरे इकरार के, और हम जब सिमट के आपके बाहों में आ जाएं, और मैंने एक ख्वाब सा देखा। ये सारे गीत, पहला गीत तो मन्ना डे से उन्होंने गवाया था, फिर बाकी सब महेंद्र कपूर से गवाते हैं। लेकिन जब बात आती है टाइटल ट्रैक की, तो रफ़ी साहब कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ रफ़ी गाएंगे। बी आर चोपड़ा साहब कहते हैं कि नहीं, रफ़ी नहीं गाएंगे। रवि साहब अड़ जाते हैं कि नहीं, सिर्फ रफ़ी साहब है जो इस गाने को इंसाफ दे सकते हैं, और बी आर चोपड़ा साहब से कहते हैं कि एक बार आप गीत सुनिए और फिर डिसाइड करिए। बी आर चोपड़ा साहब समझ जाते हैं कि ये गीत तो रफ़ी साहब के लिए ही बने हैं। दरअसल भावुक
और भावपूर्ण करने वाले गीत को रफ़ी साहब से अच्छा कोई नहीं गा सकता था। इस बार फिर से कहानी रिपीट होती है। बी आर चोपड़ा साहब रफ़ी साहब के पास एक मैसेज भिजवाते हैं कि जितना पैसा चाहे आप ले लो, पर ये गीत गा दो। पर रफ़ी साहब एक संगीत के सच्चे साधक थे। वो सिर्फ पब्लिक और संगीत इन्हीं दोनों के लिए जिया करते थे। वो कहते हैं कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मल जो फ़ीस लेता हूँ आप वही दीजिएगा, पर एक खूबसूरत गीत है तो मैं ज़रूर गाऊँगा। वो गीत होता है वक्त से दिन और रात। अगर आपने नहीं सुना तो ज़रूर सुनिए, बहुत ही खूबसूरत गीत है। इस गीत को अपनी आवाज़ देते हैं रफ़ी साहब और उनकी दरियादिली और बड़प्पन देखकर बी आर चोपड़ा साहब गदगद हो जाते हैं और वो खुद कहते हैं कि कभी भी दूसरा रफ़ी नहीं हो सकता। और ये कहते हुए वो उन्हें गले से लगा लेते हैं। बी आर चोपड़ा साहब पहली बार अपने अहंकार को साइड में रखते हैं और इस ईगो और टैलेंट की जंग में टैलेंट को जिता देते हैं। हालांकि ये सही है कि इस ईगो और टैलेंट की जंग में एक खूबसूरत आवाज़ हमें सुनाई देती है जो महेंद्र कपूर की है। आपको क्या लगता है, क्या दूसरा रफ़ी कभी भी इंडस्ट्री में आ पाया? कमेंट करें और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।